अभी जिनके साथ में मौजूद हूँ कहते हैं राजनीति में जब आप परिचय देते हैं तो एक होता है नाम तो सुना होगा और दूसरा होता है नाम ही काफ़ी है। बड़ी कम उम्र में जिन्होंने नाम ही काफ़ी है वाला परिचय अपना बना लिया है वो दुष्यंत चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत चौटाला 26 साल में जब सांसद बने जब उन्होंने उसके कुछ ही साल बाद अपनी एक नई पार्टी जेजेपी खड़ी की और एक साल के भीतर भीतर उसके 10 कैंडिडेट उन्होंने जिता दिए विधानसभा में, तो ये समझा जाने लगा कि राजनीति का जो एक तरीके से समझ लीजिए कि हुनर है, कौशल है, वो विरासत में बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन उसको तराशने, मांझने, संभालने का काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। देवीलाल जी की, ओम प्रकाश जी की राजनीतिक विरासत, अजय जी की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाते हुए इस खूबी के साथ आगे ले जा रहे हैं कि इस कम उम्र में वो हरियाणा के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। लेकिन जितनी बड़ी उपलब्धियां आपकी इस कम उम्र में हैं, उसमें कहते हैं जब आप कई बार शतक मारने लगें तो फिर शतक से कम में आपको लोग पसंद भी नहीं करते हैं। इस हिसाब से जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती है। मेरा एक कंपैरिजन आपके एक प्रेस के साथी ने किया था। सचिन तेंदुलकर 17 साल या 16 साल की उम्र में पहला मैच खेला था। हाँ। और आज भी शायद हाईएस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड उनके नाम है। हाँ। ये तो उम्र है और मुझे लगता है एज इज बाय माय साइड। इट इज इंडीड। आज 36 साल का हूँ, अगले 45 साल अगर 80 का रिटायर हूँ तो भी हरियाणा की जनता के लिए समर्पित रहूँगा। तो अभी जो स्थिति बन रही है, अभी मैं देख रहा था आपका जब परिचय वहाँ पर कराया जा रहा था, अभी जिस जगह सभा स्थल में थे आप, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आपका परिचय कराया जा रहा था। मैं ये भी देख रहा कि आपका जो निशान है वो चाबी, और बिल्कुल सही कि पिछली बार तो आप ही चाबी लेकर बैठे हुए थे सत्ता की। आप चाबी ही इस बार बनेंगे या इस बार ताला चाबी दोनों ही आपकी होगी? देखो, दो युवा की जोड़ी है, चंद्रशेखर और मैं मिलकर प्रदेश का एक एक कोने का दौरा कर रहे हैं। आज मैं पानीपत में हूँ, सुबह जींद था, शाम को जाऊँगा। इस दौरान चंद्रशेखर आज गुड़गांव में, फरीदाबाद में। आप देखना धीरे धीरे माहौल बनेगा। मुझे याद है पिछले चुनाव में एक माहौल था कि जेजेपी का इस बार खाता नहीं खुलेगा, 5 साल बाद आएगा। किसी नेशनल चैनल ने सर्वे में हमें एक सीट भी नहीं दिखाई और हम 10 सीट लेकर आए। आज तो आपके सर्वे हमें 2 से 5, 8% वोट शेयर ये दिखाने तो लग गए। इसका मतलब हमारी प्रेजेंस तो है, और वही प्रेजेंस है जो ताला भी बनेगी, चाबी भी बनेगी। और मैं मानता हूँ इस बार विधानसभा भी हमारे नेतृत्व में सरकार, आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये बड़ी बात कही जा रही है। मतलब साइजेबल सीट्स लेकर आएंगे। इतनी सीट की बड़े दल ये बने, इनके साथ अगर कोई आए तो फिर उसके बाद सरकार बन जाए। मतलब ऐसा आप किसके साथ गठबंधन देख रहे हैं? आप ये क्लियर कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप नहीं जाएंगे। मतलब अब किसके साथ आपकी सरकार बन रही है? किसके साथ जाएंगे ये तो समय बताएगा। तो मतलब ऐसा कोई इनकार नहीं है बीजेपी के साथ जाने पे? मैं एक चीज बोल सकता हूँ, आप बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या बिहार में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार नहीं बनाई? सरकार तो नीतीश जी की बनी। साथ में कौन था? बड़ा दल था तो आरजेडी था, नंबर उनके ज्यादा थे, 100 से ऊपर विधायक थे। आज के दिन नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, 41 विधायक, 42 विधायक उनके यहाँ से। मगर उनके साथ दल कौन सा जुड़ा हुआ है? अगर हरियाणा प्रदेश को जननायक जनता पार्टी का शासन मिलेगा तो उससे बढ़िया चीज हमारी पार्टी के लिए, हमारे गठबंधन के लिए क्या? तो आपको पायनियर रखते हुए कोई भी पार्टी अगर आपको साथ चलना चाहेगी तो बिहार मॉडल है, आप सामने रहेंगे इंजन के तौर पर, साथ में जो डिब्बे लगते हैं वो लग जाएं। जो आपके समर्थक हैं वो समझ रहे हैं कि ये आज़ाद समाज पार्टी के साथ आपका जो गठबंधन है वो आपका मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन उधर इंडियन नेशनल लोक दल भी बीएसपी के साथ गठबंधन किए हुए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? और भारतीय जनता पार्टी जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, खासतौर से उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, बीजेपी का रवैया क्या रहा है उस तबके के लिए? आपका अनुभव जब आप सरकार में रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जब जॉब में आए थे पत्रकारिता में, आपका एनर्जी लेवल कितना था, आज कितना है? ये किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं? उम्र के साथ एनर्जी कम होती है। रिटायरमेंट के पास बिल्कुल कम हो जाती है। तो आईएनएलडी और बसपा तो रिटायरमेंट पे है। अच्छा, मतलब वो अब आप उनका कंपैरिजन करते हैं, आप पिछले 2 चुनाव के नंबर उठाकर। उनमें ओल्ड इज गोल्ड लागू नहीं होता? कितने ओल्ड गोल्ड बने हैं, मुझे उदाहरण तो दीजिए। अच्छा। मैं तो बहुत रेयरली देखे हैं कि ओल्ड इज गोल्ड कामयाब होते हैं।
आज के दिन तो मैं मानता हूँ यंग एंड डायनेमिक ज़्यादा कामयाब है। अच्छा। और आप लोकसभा के परिणाम उठाकर देखिए, जब 25-25 साल के युवा यूपी जैसे प्रदेश में जीत के आ जाते हैं तो शायद डायनेमिज्म यूथ में ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, वो ज़ील ज़्यादा है। और युवा को भी, पढ़े लिखे शिक्षित युवा को भी ये समझ आ चुका है कि बहुत ज़रूरी है राजनीति में अपना नेतृत्व देना। राजनीति के अंदर अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी मिल रही है और आप अपने समाज के लिए, आप अपने गांव और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए काम कर सकते हैं तो जरूर आप कामयाब होंगे। हम जब आप यंग एंड डायनेमिक और गोल्ड नहीं ओल्ड वाली बात करते हैं तो 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी तो अब 75 में प्रवेश कर गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? साल बाद देखूंगा कि उनने जो जनता से वादा किया था कि 75 के बाद हमारे पास पार्टी में कोई पद पे नहीं बैठेगा, कितने लोग पद पे रहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई जबान है, जो वादा खुद करते हैं उसको पूरा करना चाहिए। तो आपने ये वादा किया है अभी कि अगर हम साइजेबल चंक लेकर आएंगे और पायनियर हम रहेंगे, इंजन हम रहेंगे, तो किसी भी तरह की ट्रेन जो जनता के हित में हम चला सकते हैं, बाकी डब्बे जोड़कर चला। लेकिन अगर आप इंजन न बन पाए, आप एक बोगी लेकर आ पाए, तो बोगी लेकर भी ट्रेन चलाएंगे कि नहीं, ये बता दीजिए। मैं क्यों उस दिशा में सोचूं? ये भी एक संभावना बनती है, ये दो ही संभावना बनती है। उस दिशा में जाने का और सोचने का मुझे लगता है कि आज ना समय है और ना हमें उस दिशा में सोचना चाहिए, फिर तो हम अपने ट्रैक से डाइवर्ट हो जाएंगे। ये बात दुष्यंत जी को बाकी लोगों से काफी अलग करती है। अक्सर आप ये देखेंगे कि बाहर घूमकर आने वाले लोग अक्सर आकर ये कहते हैं, अरे हमारे देश में ये देखो, हमारे देश में ये गंदगी देखो, उनका सिस्टम देखो। लेकिन इस मामले में दुष्यंत ये कहते हैं कि हमारे देश की डेमोक्रेसी जब मैं देखता हूँ और 58 देश जहाँ मैं घूमा हूँ उनसे तुलना करता हूँ तो पाता हूँ कि हमारे देश की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है और बहुत सही दिशा में हम जा रहे हैं। ये आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन जब उन नेताओं को आप देखते हैं जो यंग कहे जाते हैं, अब वो कितने यंग हैं ये फैसला आप कीजिएगा, लेकिन वो विदेशों में जाकर देश के बारे में कई तरह की बातें कहकर आते हैं, देश की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें कहकर आते हैं, उसको आप कैसा मानते हैं? ये राजनीति के अंदर हर तरह के आपको व्यक्ति मिलेंगे, सबकी सोच एक जैसी हो जाए तो फिर देश में चुनाव क्यों? सबकी सोच एक जैसी हो जाए फिर डेमोक्रेसी का उद्देश्य क्या बचेगा? मैं तो पढ़ा हूँ 4 साल, मैंने वहाँ देखा है, रिसेशन भी देखा है उस दौरान। आपको हैरानी होगी सुन के, जब मैं अमेरिका पढ़ने गया 48 रुपये का डॉलर था और 36 रुपये का हो गया, और 36 रुपये से मैंने उसी डॉलर को 64 होता देखा सिर्फ 4 साल के अरसे, और आज वही डॉलर 83 का। क्या हमने उस पर काम किया? जो लोग विदेश में जाकर बोलते हैं या देश में बोलते हैं या किसी पक्ष की बात बोलते हैं, कभी उनने वो नीले हाथी के बारे में कभी बात करी है जो इस देश में कोई छूना नहीं चाहता? अब क्योंकि नीले हाथी की आपने चर्चा की, दिमाग में एक अक्स उभरा आपका, गठबंधन में देख रहा हूँ, उधर INLD BSP का गठबंधन देख रहा हूँ, दलितों का सच्चा हिमायती है कौन? देखिए आज के दिन तो जो लड़ाई लड़ ले, जो जमीन पे उतर के उनके साथ खड़ा हो जाए, वो सबसे सच्चा हिमायती है। हमने स्वर्गीय काशीराम जी को देखा है जब चौधरी देवीलाल जी के साथ उनका गठबंधन था 96 में। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो 10 लोग भी खड़े होते थे किसी बस्ती में तो गाड़ी से उतर के मिलते। आज के दिन मैंने चंद्रशेखर के साथ भी अब काम कर रहा हूँ और मायावती जी के साथ भी हमारा अलायंस रहा था, चाहे वो INLD के टाइम रहा हो चाहे पोस्ट INLD भी रहा हो, JJP के टाइम। उनके संगठन की विचारधारा चाहे वो आदरणीय मायावती जी की हो, अब आम जन के बीच में रहने की नहीं बची। इसलिए मैंने कहा था वो भी एलीट हो गए। आप खुद उदाहरण बता दीजिए, आपने पिछले 6 महीने में मायावती जी को कितनी पब्लिक प्रेजेंस में देखा है? मुझे तो एक उदाहरण याद है, जब उनका तमिलनाडु के अध्यक्ष का मर्डर कर दिया गया, सिर्फ वहाँ वो पब्लिक के बीच में दिखी, नहीं तो रैली के स्टेज के सिवाय या अपने ऑफिस में मीटिंग लेने के सिवाय पब्लिक प्रेजेंस तो जीरो है। किस दिन किस धरने पर जाकर किसी दलित बच्चे के साथ कोई घटनाक्रम हुआ है या किसी परिवार के साथ कोई घटनाक्रम हुआ है, उनने जाकर साथ दिया? पिछले 10 साल का तो उदाहरण कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आप जब ये कहते हैं कि यंग एंड डायनेमिक का टाइम है, तो मुझको वो भी याद आता है कि सास भी कभी बहू थी, और आप भी तो ग्रेजुअली मैच्योर होंगे। सो विल मैच्योर लाइक व्हाट? एंड आपने अपने लिए, जैसे आप 75 मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि अब जुबान दी थी तो तय करें, और खुद के लिए आपने यहाँ से 80 का
रखा हुआ है? मैं तो जिस दिन राजनीति में पहला भाषण दिया था 18 मार्च 2014 की बात है, आप उसकी वीडियो फुटेज भी निकाल लीजिएगा। जब कहा था कि मैं 26 का हूँ और अगले 55 साल सेवा करूँ, और उस समय भी मैं 80 साल का रिटायरमेंट का टारगेट ले रहा था और आज भी ले रहा हूँ। वो तो मोदी जी ने सबके लिए, बेचारे मुरली मनोहर जी हो, अडवाणी जी हो, कितनों को 75 की बात करके रिटायर कर दिया। तो मैं तो, आपने ही कहा उनका जन्मदिन गया, उनको भगवान लंबी आयु दे, मगर जैसे औरों को रिटायर किया था तो शायद उनको भी वो वादा याद रखना चाहिए। तो मार्गदर्शक मंडल भी तो फिर होता है कुछ, हर एक पार्टी को उसके बारे में भी सोचना चाहिए, उस माध्यम से सेवा करें। चलो वो तो बीजेपी का और आरएसएस का काम है कि किसको मार्गदर्शक बनाए और किसको दर्शक ही बनाकर छोड़ दे। बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी, आपने वक्त निकाला। वो भी कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता, लेकिन आप तो कमाल का काम करते हैं भूखे पेट रहते हुए भी। मैं इस समय इलेक्शन कवरेज के दौरान तमाम जगहों से, हरियाणा से और तमाम लीडर्स से उनकी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। दुष्यंत जी का आप दर्शकों की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की। बहुत धन्यवाद आपका।